बहू राधिका जैसे ही रसोई से खाना लेकर बाहर आई, उसकी सास शारदा जी ने प्लेट देखते ही मुंह बना लिया। ये क्या बनाया है? इतनी बेस्वाद दाल है। लगता है तुम्हारे मायके में किसी ने तुम्हें ढंग से खाना बनाना सिखाया ही नहीं। राधिका चुपचाप खड़ी रह गई। उसकी शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे, लेकिन हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा जैसा होता था। कभी नमक कम, कभी मसाला ज़्यादा। सास को हर चीज़ में कमी ही दिखती थी। एक दिन राधिका ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, आप मुझे अच्छे से सिखा दीजिए, मैं सीख जाऊंगी। शारदा जी ने तुरंत झिड़क दिया, मुझे कोई फालतू का टाइम नहीं है तुम्हें ट्रेनिंग देने का। उस दिन के बाद राधिका ने पूछना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि राधिका कुछ भी बनाती, सास उसमें कमी निकाल ही देती। ऊपर से रिश्तेदारों के सामने उसकी बुराई करना तो जैसे उनका रोज का काम बन गया था। एक दिन मोहल्ले की औरतें घर आई हुई थी। बात पैसों की चल रही थी, तो राधिका ने धीरे से कहा, आंटी जी, आप पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करवा दीजिए, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इतना सुनते ही शारदा जी भड़क उठी, तुझे बहुत अकल आ गई है क्या? बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, जाकर अपना काम कर। सबके सामने ये सुनकर राधिका की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका पति आदित्य सब समझता था, लेकिन हर बार माँ को समझाने पर घर में झगड़ा बढ़ जाता था। इसलिए उसने राधिका से कहा था, अभी चुप रहो, सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हारे लिए बोलूँगा। राधिका ने वही किया, चुप रहना। समय बीतता गया। राधिका की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। लगातार तनाव और अपमान से वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक दिन वह तेज बुखार में भी रसोई में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन सास का एक ही जवाब था, बीमारी का बहाना मेरे सामने मत बनाओ, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। रात को जब सब लोग साथ बैठे थे, सास फिर से राधिका को ताने मारने लगी, इससे ना ढंग से खाना बनता है, ना घर संभलता है। आदित्य लगातार सब कुछ देख रहा था, पर उसने पत्नी राधिका से बोला कि तुम्हें ही कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। माँ ऐसा नहीं करती थी, मुझसे तो बहुत प्यार से बात करती है। पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। हो सकता है अभी तुम नई नई हो, इसलिए कुछ दिन बर्दाश्त करके शांति से रहो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ, तो मुझे हर हाल में माँ का ख्याल रखना है, वह तुम भी जानती हो। लेकिन मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे प्रति भी मेरी बराबर की जिम्मेदारियाँ हैं। तुम कुछ दिन समझौते करने की कोशिश करो, शायद हालात सुधर जाए। और राधिका ने आदित्य की बात मान ली थी और खुद को खामोश कर लिया था, इसी उम्मीद में कि शायद कुछ दिनों के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन शारदा जी बिल्कुल भी नहीं सुधर रही थी। अपनी बहू राधिका को छोटी छोटी बातों पर ताने देना, उसके कामों में कमी निकालना, यह सब जैसे उनकी आदत बन चुकी थी। राधिका हर बार चुप रह जाती। वो भी यही सोचती, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे भी पता था कि इस घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। इसलिए उसने कभी आदित्य से कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य माँ और पत्नी के बीच में फंस जाए। लेकिन समय बीतता गया और हालात वैसे के वैसे ही रहे। अब बात सिर्फ तानों तक नहीं रही थी। शारदा जी उसके मायके वालों को गालियाँ भी देने लगी थी, पड़ोसियों के सामने उसे नीचा दिखाने लगी, रिश्तेदारों के सामने भी उसकी बेइज्जती करने लगी थी। राधिका हर दिन टूटती जा रही थी। एक रात आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही सहती रहूंगी? उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब वो चुप रहने वाली बहू नहीं रहेगी। वह अपनी सास को कुछ ऐसे तरीके से सबक सिखाएगी कि सास ने सोचा भी नहीं होगा। अगले दिन जैसे घर में एक नई राधिका खड़ी थी। सास ने ताना मारा, आज फिर नमक ज़्यादा डाल दिया। राधिका ने पहली बार पलटकर कहा, अरे मम्मी जी, क्या बोला? दाल में नमक कम है? रुकिए, मैं अभी और डाल देती हूँ। और उसने भर भर कर 2 चम्मच नमक अपनी सास के दाल में डाल दिए और बोला, अब खा लीजिए, अब आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। शारदा जी सन्न रह गई। उस दिन के बाद सास एक ताना मारती, राधिका जो 2 जवाब देती। अगर सास उसके मायके वालों को कुछ कहती तो राधिका भी साफ साफ जवाब देती, मेरे मायके वाले आपके मायके वालों से तो 10 गुना बेहतर है। भगवान जाने आपके मायके वाले इतने नीच और घटिया कैसे हैं, और शायद इतने नीच और घटिया खानदान से आप आई हैं, इसीलिए आपकी सोच भी वैसी ही नीच और घटिया है। अब वो डरने वाली नहीं थी और अपने मायके वालों की बुराई सुनकर और बेइज्जती सुनकर सास बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और खून का घूंट पीकर रह जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था वह जितना बोलेंगी उतना ज़्यादा उधर से जवाब मिलेगा। एक दिन गुस्से में सास बोली, ज़्यादा जुबान मत चला, वरना कैंची से तेरी जुबान काट दूंगी।
राधिका तुरंत किचन से कैंची उठाकर सामने आ गई। आप बोल रही हैं, मैं करके दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे कैंची चलाना बहुत अच्छे से आता है। यह देखकर शारदा जी की हालत खराब हो गई और उन्हें लगा कि अगर उन्होंने बहू को ज़्यादा उकसाया तो वह कहीं गुस्से में कुछ कर ही न डाले। बहू की आंखों में पहली बार डर नहीं, आत्मविश्वास था। धीरे धीरे शारदा जी को समझ में आने लगा, ये वही चुप रहने वाली बहू नहीं है, अब ये शेर की सवा शेर बन चुकी है। अब अगर वो टेढ़ी रहेंगी तो बहू उनसे डबल टेढ़ी रहेगी। नैना ने कभी अपने पति को कुछ नहीं बताया, वो खुद ही सब संभाल रही थी। लेकिन अब सास ने अलग खुराफाती शुरू की और अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। वह सोच रही थी बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करके बेटे और बहू के बीच में लड़ाइयाँ करवाएंगी और खुद बहू परेशान रहेगी, और यही तो वह चाहती थी। लेकिन राधिका ने सास को साफ चेतावनी दे दी, अगर आपने मेरे पति को भड़काने की कोशिश की तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि आप सोच भी नहीं सकती। मैं और आपका बेटा इस घर से अलग हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वह आपका इकलौता बेटा है और माँ के प्रति बेटे के फर्ज है, लेकिन यह मत भूलिए मैं भी उसकी पत्नी हूँ, और एक आदमी जब तक सिर्फ एक बेटा रहता है तो माँ के प्रति उसके फर्ज रहते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो माँ के साथ साथ पत्नी के प्रति भी उसके फर्ज जुड़ जाते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है आपका बेटा आपसे जितना प्यार करता है अपनी पत्नी से भी उतना ही प्यार करता है, तो मुझसे मत उलझिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना नुकसान आपका ही है। यह सुनकर शारदा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में आया, अगर बहू सच में बेटे को लेकर चली गई तो बुढ़ापा मुश्किल में और अकेले ही कटेगा। एक दिन राधिका ने शांति से लेकिन मजबूती से कहा, देखिए मम्मी जी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और आप भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, और वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं और मुझे भी उतना ही प्यार करते हैं। हम दोनों को साथ ही रहना है, तो क्यों नहीं शांति से खुद भी जीती हैं और मुझे भी जीने देती हैं। वरना आपको पता है अब मैं खामोश रहने वाली बहू तो रही नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं आपको सीधा करना भी जानती हूँ। सीधी सी बात है, मैंने बहुत दिन सीधा बनकर देख लिया, लेकिन आप सुधरी नहीं, इसलिए मुझे तरीका बदलना पड़ा। शारदा जी चुप हो गई। शायद पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे उन्होंने ताने मारने बंद कर दिए, बात बात पर उल्टा बोलना बंद कर दिया, और जब सांस बदलने लगी तो राधिका भी फिर से वही संस्कारी शांत बहू बन गई। वो फिर से सास का सम्मान करने लगी, घर को प्यार से संभालने लगी। अब घर में झगड़े नहीं, हंसी सुनाई देने लगी। दोस्तों, कभी कभी चुप रहना सही होता है, लेकिन जब सामने वाला आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझने लगे तो जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, क्या राधिका ने सही वक्त पर सही कदम उठाया, या फिर उसे अपनी सास के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।